हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है कार्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसके लिए एक बार अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो पूरी की पूरी सुननी पड़ेगी। ये शॉर्ट होगी, 2-4 मिनट में आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी किसी भी गुड या सर्विस की ऐसी क्वालिटी है कि वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सके। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड और सर्विस विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अगर आपको प्यास लगी, आप पानी पीते हैं, तो पानी की ऐसी क्वालिटी है कि आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये किसी भी गुड या सर्विस की ऐसी क्वालिटी जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दे, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब प्रोफेसर हिब्डन हुए हैं, उन्होंने इसको कैसे लिखा है, यूटिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सिंपल इंग्लिश में लिखा है कि यूटिलिटी किसी भी गुड की ऐसी क्वालिटी कि आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दे, तो उसे यूटिलिटी कहते हैं। अब यूटिलिटी के कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो समझने बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहला, यूटिलिटी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हर एक की अपनी अपनी यूटिलिटी है। किसी को सिगरेट से यूटिलिटी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। ठीक है। यूटिलिटी इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है यूटिलिटी वेरी करती है फ्रॉम टाइम एंड सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं नॉर्मल सिचुएशन में हूँ और मुझे प्यास लगी है, तो मेरी यूटिलिटी पानी की अलग होगी। मगर अगर मैं स्पोर्ट्स करके आ रहा हूँ या भाग के आ रहा हूँ, तो मेरी पानी की यूटिलिटी अलग होगी। तो अलग अलग टाइम और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से यूटिलिटी भी वेरी करती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल। जरूरी नहीं कि जो आपकी यूटिलिटी है वो आपके लिए यूजफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग नशे करते हैं, कई लोग ड्रग्स लेते हैं या लीक कर लेते हैं, तो उनकी यूटिलिटी तो उससे होती है, मगर वो उनके लिए यूजफुल तो नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरलिटी। यूटिलिटी और मॉरलिटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कई चीज़ आपको यूटिलिटी देती हैं मगर वो मॉरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से खराब होती हैं, जैसे ड्रग्स, लीकर, एटसेट्रा एटसेट्रा, स्मोकिंग भी आप डाल लो इसमें। तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशंस। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। सॉरी, यूटिलिटी अलग है और सेटिस्फैक्शन एक चीज़ अलग है। क्यों? यूटिलिटी एक कारण है और सेटिस्फैक्शन एक इफेक्ट है। तो यूटिलिटी इज अ कॉज एंड सेटिस्फैक्शन इज एन इफेक्ट। तो यूटिलिटी को सेटिस्फैक्शन नहीं कह सकते। ठीक है। यूटिलिटी क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, क्वालिटी ऑफ अ गुड, कि वो आपका वांट को सेटिस्फाई कर दे। अब हुई नहीं हुई वो तो बाद की बात है ना। अब आ जाता है कार्डिनल यूटिलिटी, जो मैंने शुरुआत में टॉपिक किया था। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि आप यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हो। यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हो कि जब भी आपने कोई चीज़ कंज्यूम की, उसका आपको नंबरों में पता लग जाएगा कि कितनी यूटिलिटी आपको मिली है। तो इन नंबरों को हम यूटिल्स कहते हैं। तो यूटिलिटी को मेजर किया जाता है यूटिल्स में, जो कि फिशर्स ने यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया था। तो अब कई लोग इसकी बुराई करते हैं कि भाई यूटिलिटी को नंबरों में कैसे पता लग जाएगा। वो कहेंगे कोई हमारे मत्थे के ऊपर या फेस के ऊपर कोई मीटर थोड़ा ना लगा के समोसा खाए तो एकदम नंबर आ गया। वो इसकी बिगेस्ट क्रिटिसिज्म है कि हम यूटिलिटी को नंबरों में मेजर नहीं कर सकते, वो क्रिटिसिज्म में करेंगे। बट कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि यूटिलिटी को आप नंबरों में मेजर कर सकते हो। यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? यूटिलिटी का मतलब तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कॉन्सेप्ट्स के। कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं यूटिलिटी के? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी सिंपल वर्ड्स में क्या होती है? इट रेफर्स टू द यूटिलिटी दैट इज ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मैंने पहला ग्लास पानी का पिया, उससे जो यूटिलिटी मिली। पहला फुल्का खाया, रोटी खाई, उससे जो यूटिलिटी मिली। पहली कोल्ड ड्रिंक पी, उससे जो यूटिलिटी मिली। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ अ गुड। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ज़्यादातर जब भी आप कोई पहली चीज़ कंज्यूम करते हैं वो पॉजिटिव ही रहती है, आपकी यूटिलिटी बढ़ती है। सेकंड से फिर कम होती रहती है, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 2, मार्जिन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? एक गिवन टाइम पीरियड में, फॉर एग्जांपल आज के दिन आपने जो जो चीज़ें कंज्यूम की, उनकी जो जो यूटिलिटी मिली, उन सबको टोटल कर लेंगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल यूटिलिटीज दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन टाइम पीरियड। एक गिवन टाइम पीरियड में आपने जितनी भी चीज़ें खाई, उनसे खाई या कंज्यूम की, उससे जो जो यूटिलिटी मिली उसका टोटल कर दो। टोटल यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। टोटल यूटिलिटी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जितनी क्वांटिटी खाते रहोगे, टोटल यूटिलिटी उसी हिसाब से चेंज होती रहेगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है जीवंस, प्रोफेसर जीवंस जो है उन्होंने दिया है। मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि अगर आप क्वांटिटी में चेंज करो, जैसे मैंने पानी के गिलास पिए या फुलके खाए, तो एक फुलके के बाद दूसरा या तीसरा खाऊंगा। जब भी मैं क्वांटिटी में चेंज करूंगा तो मेरी टोटल यूटिलिटी में जो भी फर्क पड़ेगा उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय जीवंस। तो ये होता क्या? इट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड। मतलब एक यूनिट एडिशनल खाते हो, उससे टोटल यूटिलिटी में क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। इसको सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी एज अ रिजल्ट
ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, के क्वांटिटी के चेंज करने से टोटल यूटिलिटी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके दो फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मार्जिनल यूटिलिटीज़, या फिर लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। या ऐसे भी कर सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी इन टाइम पीरियड एन माइनस टोटल यूटिलिटी इन टाइम पीरियड n-1। मतलब पहले कितनी यूटिलिटी थी और अब कितनी यूटिलिटी है, दोनों को माइनस कर देंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी तीन टाइप की होती है। पहली पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, अगर क्वांटिटी के चेंज करने से टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो उसे पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इफ बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ती है, ठीक है, तो इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी जो भी होती है वो पॉजिटिव होती है। कैसे होती है मैं भी एक टेबल बना के दिखाऊंगा। दूसरी सिचुएशन जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। जीरो मार्जिनल यूटिलिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्वांटिटी के चेंज करने से टोटल यूटिलिटी में कोई फर्क नहीं आता। सिंपल इंग्लिश में, इफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज नो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, आपने क्वांटिटी में चेंज किया मगर टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। और तीसरा आ जाता है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जब भी हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ने की बजाय गिर जाती है। तो इट इज इफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड causes fall in the total utility, it means marginal utility is negative। मैं एक सिंपल सा टेबल बनाता हूँ। क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेता हूँ। टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड मान लो है 10 18 24, 18 लिख देता हूँ, 24 के बाद 28 30 30 28। अब ध्यान से देखना, अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करता हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि टीयू में कितना चेंज आया। अब इसमें तो 1 1 का ही चेंज आ रहा है, तो मैं डिवाइडेड बाय 1 1 करूंगा तो आंसर वही आएगा। तो ये चेंज आया 10, ये चेंज आया 8, ये चेंज आया 6, ये चेंज आया 4, ये चेंज आया 2, तो यहाँ तक तो पॉजिटिव थी। अब क्वांटिटी के चेंज करने से इसमें नो चेंज, जीरो, तो इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी। इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो है। और इस केस में नेगेटिव चेंज आया तो इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। साथ डिस्कस करूंगा रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो जब भी टीयू और एमयू के बीच में रिलेशनशिप आए तो आपको सबसे पहले टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बेसिकली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में जो रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल कर लेंगे तो आपके पास जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी हैं उन सब का टोटल कर लेंगे तो उसको टोटल यूटिलिटी बन जाएगा। ये पूरा का पूरा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में जो रिलेशन है ये प्रोफेसर जीवन हुए हैं, उन्होंने डिस्कस किया है। अब ये कैसे होता है, इसको विद द हेल्प ऑफ टेबल और डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका टेबल और डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी ले ली मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड, यहाँ क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड कर देता हूँ, यहाँ टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड हो गया। मैंने टोटल यूटिलिटी को डिमिनिशिंग रेट से बढ़ाया। डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या होता है कि 10 18 8 से बढ़ा, फिर अगली बार 6 से बढ़ा, अगली बार 4 से बढ़ा, ऐसे। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी तो चेंज को कहते हैं। पहले 0 से 10, 10 का चेंज आया तो ये 10 होगी। 0 क्वांटिटी थी तो 0 यूटिलिटी। अब 8 का चेंज आया, अब कितने का चेंज आया, 6 का। अब कितने का चेंज आया, 4 का। वैसे ही कितना चेंज आया, 2, फिर 0, फिर -2। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, जो कि क्या होती है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंज आता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अगर क्वांटिटी में एक से ज़्यादा का चेंज आता, 2 3 का चेंज आता, तो नीचे डिवाइडेड बाय 2 करते तो वो बन जाती। मगर क्योंकि यहाँ क्वांटिटी में 1 1 का ही चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1 1 करेंगे तो सेम आंसर आएगा। अब इसको अगर मैं डायग्राम की सूरत में बनाने की कोशिश करूँ तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ऊपर वाले में भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डाल देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहाँ पे भी क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। अब मैं थोड़ी नंबरिंग कर लेता हूँ, क्योंकि क्वांटिटी 7 तक है तो मैं यहाँ बराबर बराबर ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये तो मैं अंदाजे से ले रहा हूँ। अगर आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आप बराबर बराबर लें हमेशा। ये हो गया 3 4 5 6 7, 7 तक ही है तो 7 तक ही लिखते हैं। दूसरी साइड टोटल यूटिलिटी 30 तक है तो मैं यहाँ 5 5 का गैप बना देता हूँ। 10 15 20 25 30 एंड नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम 10 तक है तो 2 2 से कर लेते हैं। 2 4 6 8 एंड 10। अब सबसे पहले
टोटल यूटिलिटी फर्स्ट की क्या थी 10, तो यहाँ से और इसके सामने देखें तो 1 के सामने 10, ये आ गया ना पॉइंट। सिमिलरली मैं इसको रब कर लेता हूँ, आपको इसी तरीके से पॉइंट बनाने हैं। तो नेक्स्ट के सामने क्या है 18, तो सेकंड के सामने 18 यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं। थर्ड के सामने कितना है 24, 25 से नीचे डॉट लगा देते हैं। नेक्स्ट है 28, 30 के नीचे डॉट। नेक्स्ट में क्या है 30, 30 के सामने 6 पे भी 30 आ गया, और नेक्स्ट आ गया 28। तो अब क्या करेंगे, इस सारे पॉइंट्स को मिला देंगे जिससे हमें टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड कर्व मिल जाएगी। तो ये कौन सी कर्व है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स। एक्स मैं सीधे तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकालनी है, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट की कितनी है 10, तो मैंने फर्स्ट के सामने 10 लगा दिया, सेकंड की 8, थर्ड की 6, फोर्थ की 4, फिफ्थ की होगी 2, सिक्स की होगी 0, 0 तो यहीं पे आ जाएगा, और नेक्स्ट होगी -2, यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला देता हूँ तो मुझे मिल जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड कर्व जिसको कहते हैं MUX। अब ध्यान से देखें, इसमें भी दो तीन चीज़ें आपकी क्लियर हैं कि जब भी TU मैक्सिमम हुई है, TU इसके सामने हुई है ना मैक्सिमम, इसको रब करके स्ट्रेट पॉइंट्स लगाते हैं। तो जब भी TU मैक्सिमम हुई है इसके सामने, इसी के सामने MU 0 हो गई है, और जैसे TU गिरी MU नेगेटिव हो गई। तो ये 2-3 रिलेशन है जो बहुत आसान है। वैसे सिंपल तरीके से अगर डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से बनाना है। अगर आप ये टेबल के झमेले में नहीं पढ़ना चाहते तो याद रखना, जब भी कोई पूरी इकोनॉमिक्स में कोई भी कर्व डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है तो उसकी स्लोप यही होती है। यहाँ पे मैक्सिमम हुई, इसको पॉइंट A कर दिया, यहाँ से डॉटेड लाइन लगाई नीचे तक, और मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिराते रहे, और यहाँ पे 0 करके नेगेटिव कर दी। तो कई लोग हो बटन दब जाते हैं यार, चलो कोई बात नहीं, इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब जब भी TU मैक्सिमम होती है तो MU 0 हो जाती है, जैसे TU गिरती है MU नेगेटिव, क्योंकि TU डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, तो जो रेट से बढ़ रहा है वही तो MU है ना। तो इसके कुछ रिलेशन तो साफ हो गए। पहला रिलेशन, व्हेन टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। जब भी टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है तो MU क्या होती है, MU गिरती है। ये बात हमेशा याद रखना, समझ की बात। सेकंड पॉइंट जो याद रखने वाला है इसमें वो ये है कि व्हेन TU इज मैक्सिमम, जो पॉइंट A पे है, जब भी TU मैक्सिमम होती है तो MU क्या होती है, 0। ये बात भी हमेशा याद रखना। और तीसरा पॉइंट, व्हेन TU फॉल्स, व्हेन TU मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड TUX फॉल्स, MU बिकम्स नेगेटिव। आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, कई बुक्स में उल्टा लिखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है, इसका मतलब टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, इसका मतलब है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी मतलब टोटल यूटिलिटी गिर गई। इसको अपोजिट तरीके से भी लिख सकते हो, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DMU। ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसी की वजह से कई सारे लॉज हैं जो प्रूव हुए हैं इकोनॉमिक्स में, कंजम्पशन थ्योरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट फॉल्स इन अ गिवन टाइम पीरियड। इसका सिंपल वर्ड्स में, जैसे जैसे आप एक गिवन टाइम पीरियड में कंजम्पशन बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे उस चीज़ से आपको जो यूटिलिटी मिलती रहेगी वो हमेशा गिरती रहेगी, ठीक है। मैं यहाँ प्रॉपरली लिख लेता हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी, तो यहाँ लिख लेता हूँ क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड ज़्यादा खाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड गिरती रहेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप स्कूल कॉलेज से या बाहर से आए, आपने एक फुल्का कंज्यूम किया या एक रोटी खाई, जो मज़ा पहले फुल्के से आएगा वो सेकंड रोटी से कम आएगा, थर्ड से और कम आएगा, फोर्थ से और कम आएगा। कहने की बात ये कि जैसे जैसे आप लगातार कंजम्पशन करते रहेंगे, सक्सेसिव यूनिट्स खाते रहेंगे, वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी गिरती रहेगी। तो अब मार्शल ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू मार्शल, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव्स from a given stock of a thing diminishes with every increase in the stock of that he already has। कोई भी चीज़ आपके पास पड़ी है, एक एक और लाते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी यूटिलिटी 0 हो जाएगी, मगर 0 से पहले से तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी ना लगातार। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में कंजम्पशन में बहुत आसान लॉ है कि जैसे जैसे आप चीज़ें कंज्यूम करोगे, एक ही चीज़ का लगातार मोर यूनिट्स कंज्यूम करोगे एक गिवन टाइम पीरियड में, तो उसमें आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कम हो जाएगी। एजम्पशंस, अब ये बात हमेशा याद रखना, जितने भी लॉज
यूटिलिटी या यूटिलिटी एनालिसिस के अंडर आते हैं उसकी एजम्पशंस सेम है। तो पहली एजम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी। इसका मतलब है कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हो, 1 2 3 4 5 यूटिल्स, 6 यूटिल्स। नेक्स्ट आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि मनी की जो मार्जिन यूटिलिटी है, मनी की जो बुक्कत है, पैसे की जो वैल्यू है आपके लिए, वो सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट। हर एक चीज़ की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है। फ़ोन की मार्जिनल यूटिलिटी अलग है, कार की अलग है। खैर कार की तो कैसे निकालेंगे, दूसरी कार लाने में तो सालों निकल जाते हैं, हर कोई अमीर नहीं होता। खाने की अलग है, पीने की अलग है, हर एक की अलग अलग इंडिपेंडेंट मार्जिनल यूटिलिटीज़ है। उसके बाद आ जाता है एवरी कमोडिटी, एवरी यूनिट ऑफ अ कमोडिटी बीइंग यूज्ड इज ऑफ सेम क्वालिटी। हम ये कहेंगे कि सेम क्वालिटी की, जैसे एक कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद जो दूसरी कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा वो सेम क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, अगर उससे यूटिलिटी गिर गई, ताकि ये बहाना ना मारूं कि भाई सेम क्वालिटी तो थी नहीं। ठीक है, तो सेम क्वालिटी होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, अगर लगातार कंजम्पशन रख रहे हैं तभी तो कहेंगे ना कि भाई सेकंड से गिर गई यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी थर्ड से और गिर गई। एक ही बार खाया तो दूसरी बार खाया नहीं, तो मार्जिन यूटिलिटी कहाँ से निकलेगी। नेक्स्ट आ जाता है नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इनकम कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। नेक्स्ट है नो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड। जो भी गुड खा रहे हो उसके प्राइस में चेंज ही नहीं आना चाहिए। मान लो आपने एक यूनिट खाया, प्राइस चेंज हो गया, दूसरा खाया नहीं, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालोगे। इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। जो भी उसके सब्स्टिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके प्राइस में भी चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उनके प्राइस में चेंज आया तो हम अपनी डिमांड को चेंज कर देंगे। बल्कि यहाँ तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है, वो कैलकुलेट ही कैसे करेंगे अगर हमने डिमांड ही करनी बंद कर दी तो। नेक्स्ट आ जाता है 9th पॉइंट, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब जब भी आपने तौर तरीके से आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपने मीनिंग लिखना है, फिर एजम्पशंस लिखने हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ की हेडिंग बनानी है। फिर मैंने तो टेबल प्लस डायग्राम लिख लिया, आपने पूरी लाइन लिखनी है कि दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। फिर एक सिंपल सा टेबल बनाना है जिसमें क्वांटिटी लगातार बढ़ रही है और मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म से डबल से लगा दिए, ये आप मत लगाना, पूरा यूटिल्स लिखना। ठीक है, तो ये टेबल को एक्सप्लेन करना है 3 to 4 लाइन्स में। एक्सप्लेन क्या करना है, बाहर से कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ यही लिखना है कि विद द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स गुड द मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉर 3 यूटिल्स, सेकंड गुड 2 यूटिल्स, ऐसे इंग्लिश में लिख लिया। बाद में लिख लिया 4th यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, 5th यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव चलेगी। ठीक है, अब इसका अगर आपने डायग्राम बनाना है तो ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहाँ पे लिख लोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। क्वांटिटी आपने 5 तक लेके जानी है, मैं यहाँ बराबर लेने की कोशिश करता हूँ, मगर कोशिश ही कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब सबसे पहला केस, पहली यूनिट कंज्यूम की तो 3 की यूटिलिटी थी, तो फर्स्ट और 3 के सामने मैंने ये मिला दिया। सेकंड किया तो 2 की यूटिलिटी थी, थर्ड किया तो 1 की यूटिलिटी थी, फोर्थ किया तो 0 यहीं पे आ गया, फिफ्थ किया तो -1 यहाँ कहीं पॉइंट आ गया। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं ऐसे तो ये कर्व बन जाती है। ठीक है, इस टाइप की कर्व बन जाती है। तो इस कर्व को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व लगातार गिर रही है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, इस पॉइंट पे देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0। और अगर इससे ऊपर ये सारे एरिया में चेक कर लें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वैसे ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर इससे नहीं किया जाता। ज़्यादातर जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो सीधा ऐसे करते हैं कि भाई यहाँ लिखी क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड, यहाँ लिखी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड, सीधा डायग्राम बनाया, ये कर दी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड कर्व, ये यहाँ पे नेगेटिव है, इस क्वांटिटी पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड जो है वो 0 हो गई है। यू लिख लेना प्रॉपर, यू नहीं आ रहा, रुको 2 मिनट, यू प्रॉपर से लिखता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे लिख देना मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। तो अब ये जो डायग्राम बना रहे हैं ना हम, ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसको पेपर में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। 3 to 4 लाइन्स में एक्सप्लेन कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। इन द गिवन figure it is clearly shown that quantity of x good is shown on x axis and marginal utility is shown on y axis। ये चीज़ें लिखी, फिर लिखा mux is the marginal utility of x good curve। फिर से वही कहानी शुरू हो गई टेबल वाली, जब इतनी क्वांटिटी इतनी खाते थे, इतनी क्वांटिटी थी, इतनी खा के इतनी यूटिलिटी थी। ये शो करता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है। Hence it is clear that with the increase in the quantity in a given time period, increase in the consumption of a quantity, marginal utility falls। तो इस टाइप का आप डायग्राम बना सकते हो अगर आपको कहते हैं एक्सेप्शंस टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब सबसे पहले डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहती क्या है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि जब भी क्वांटिटी ज़्यादा खाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरेगी एक गिवन टाइम पीरियड में।
ठीक है। बट एक्सेप्शंस क्या कहती हैं? एक्सेप्शंस कहती हैं कि क्वांटिटी अगर बढ़ गई तो मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ जाएगी, कि जैसे जैसे ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करोगे मार्जिनल यूटिलिटी गिरने के बजाय बढ़ जाएगी। तो एक्सेप्शंस टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में वो सारे केसेस आ जाते हैं जिसमें अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरने की बजाय बढ़ जाती है। अब ऐसे कौन से केसेस हैं? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और शुरू करते हैं। फर्स्ट है क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स, कोई भी रेयर चीज़ें, जैसे कि कॉइन्स हैं पुराने ज़माने के, कईयों को करेंसी कलेक्शन की आदत पड़ जाती है, कईयों को स्टैम्प कलेक्शन की होती है, कईयों को पोर्ट्रेट की होती है, कईयों को सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, कोई भी रेयर एंड क्यूरियस चीज़ें हैं, जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा आपको और मन करेगा कि आप इकट्ठा करें। तो सिंपल वर्ड्स में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। उनमें सबसे पहला है रेयर एंड क्यूरियस थिंग्स। ये आप चाहते हैं जितनी इकट्ठी कर लेते हैं आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है कि काश मेरे पास और हो, और आप लगातार एफर्ट्स मारते रहते हैं कि और इकट्ठा करते रहें। दूसरी चीज़ें आ जाती हैं माइजर्स। माइजर्स भाई एक ऐसी नस्ल है इंसान की जिसको हम कहते हैं कंजूस मक्खी चूस, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लें, जितना मर्जी अरबों खरबों रुपए हो जाए, वो एक एक रुपए के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे और ज़्यादा मतलब वो इकट्ठा करना चाहेंगे, उनकी जितना ज़्यादा पैसा आ जाए उतनी मार्जिनल यूटिलिटी लगातार बढ़ती रहती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है गुड बुक्स एंड पोएम्स। अगर कोई अच्छी किताब है, जैसे रिलीजियस बुक है या कोई पोएम है, कोई गाना है, कोई इस टाइप का है, तो एक गिवन टाइम पीरियड में आप लगातार वो बुक पढ़ते रहोगे तो आपको मज़ा आता रहेगा, या गाना सुनते रहोगे मज़ा आता रहेगा गिवन टाइम पीरियड में। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई रिलीजियस बुक है, आप रोज़ की रोज़ उसे पढ़ते हो, भाई एक बार पढ़ा तो हुआ है, फिर भी लगातार पढ़ते रहते हो। क्यों पढ़ते हो? आपको मज़ा आता है ना, इसलिए। तो आपको हर बार लगता है कि कोई नई चीज़ आपको उसमें मिली है। तो कोई भी गुड बुक होगी या कोई गाना वगैरह होगा, वो एक गिवन टाइम पीरियड में आप सुनते रहोगे तो आपको और मज़ा आता रहेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या पता आप छोड़ दो वो रिलीजियस बुक, या फिर वो क्या कहते हैं, गाना सुनना, सॉन्ग सुनना बंद कर दो, मगर एक गिवन टाइम पीरियड में कभी कभी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो लिखा है सिंपल इंग्लिश में, बाय रीडिंग अ गुड बुक और लिसनिंग टू अ मेलोडियस सॉन्ग या और ब्यूटीफुल पोएम अगेन एंड अगेन वन गेट्स मोर यूटिलिटी देन बिफोर। एक गिवन टाइम पीरियड में कभी कभी यूटिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इंसान की वो नस्ल जो शराब पीती है, जिसको हम ड्रंकर्ड्स कहते हैं। उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार बढ़ती रहती है। उनको एक पैग पिलाओगे वो कहेगा और पीनी है, और पीनी है, और पीनी है। जब तक बेहोश नहीं होते या सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो उनको और मज़ा आता रहेगा। तो इसको सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, एज ड्रंकर्ड्स टेक्स मोर एंड मोर पेग्स ऑफ लीकर, हिज और हर मैंने इसलिए लिखा है कि आजकल लेडीज भी पीछे नहीं है, ठीक है। हिज और हर डिजायर टू हैव मोर ऑफ इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। वो लगातार और पीनी है, उनको लग जाएगी लत और वो पीते रहेंगे गिवन टाइम पीरियड पे। तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की बजाय मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट है इनिशियल यूनिट। इनिशियल यूनिट सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? पहला यूनिट। When the initial unit of a commodity are used in less than appropriate quantity, then the marginal utility may increase. For example, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, मगर एक कोल्ड ड्रिंक के बजाय मैंने एक घूंट पी और पी नहीं, तो जो मैं एडिशनल लूंगा उससे तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी ना। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आया और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, ठीक है। मैं एक दुकान पे रुका या घर पे रुका, जिस पे भी रुका, मैंने नींबू पानी पीने लगा। तो जैसे मैंने एक नींबू पानी के गिलास की बजाय मैंने एक सिप लिया, एक घूंट पिया, तो उससे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे पहले से तो प्यास लगी होगी। तो ये पॉइंट ये कहता है कि जब भी हम इनिशियल यूनिट लेते हैं उसके ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ अप्लाई नहीं होता। एक के बाद दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट लेंगे तभी होगा ना। जब एक ही लेंगे तो उसमें क्या चीज़ पता लगेगी कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसको कैसे टेबल एंड डायग्राम से करते हैं और किस हिसाब से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ये सारा कुछ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमेशा आपको 5 to 6 लाइंस लिखनी है। कौन कौन सी लाइंस लिखनी है वो मैंने लिखी हुई हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ सिंपल इंग्लिश में, प्लस इसको आसान लफ्ज़ों में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। This law was first of all propounded by Gaussen in 19th century. ये गॉसन हुए हैं, प्रोफेसर गॉसन, उन्होंने ये 19th सेंचुरी में लॉ दिया था। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन। इसको सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन भी कहा जाता है। मार्शल कॉल्ड इट द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्शल ने, जिन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी पे काफ़ी काम किया है, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बहुत काम किया है, उन्होंने इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का नाम दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अगर इस लॉ के हिसाब से अगर किसी को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए तो अ कंज्यूमर शुड स्पेंड, एक कंज्यूमर को खर्चा करना चाहिए, हिज लिमिटेड इनकम, जो अपनी लिमिटेड गिवन इनकम है, ऑन डिफरेंट कमोडिटीज
अलग अलग कमोडिटीज़ पे इस हिसाब से खर्चा करना चाहिए, इन सच अ वे दैट लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी यील्ड्स हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, कि उसके पास जितना भी लिमिटेड पैसा है उसको इस हिसाब से खर्च करना चाहिए कि लास्ट का जो पैसा है वो खर्च करके इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी आ जाए। इसीलिए तो इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से तो इसका नाम पड़ा है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ। समझ गए बात? इक्वी मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। ये कैसे है ये टेबल डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, मगर सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखते हैं। आपने एक डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है चाहे कोई भी सब्जेक्ट आए। अगर कोई भी सब्जेक्ट में आप इंट्रोडक्शन के बाद 5-6 लाइंस के बाद एक डेफिनेशन लिखते हैं तो समझ लो कि टीचर घायल हो जाएगा आपका पेपर देख के। समझ गए बात? तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ थिंग, उसके पास कोई भी एक चीज़ है विच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेस, और उसके डिफरेंट यूजेस हैं, he will distribute it among these users in such a way that it has same marginal utility in all। तो मार्शल कहते हैं अगर किसी भी इंसान के पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको एक से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, तो ऐसी चीज़ को अगर वो इस हिसाब से खर्च करता है कि लास्ट का यूनिट उसको सेम मार्जिनल यूटिलिटी दे, तो उस केस में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कामयाब रहता है। तो चलिए अब इसकी एजम्पशंस करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद आपने एजम्पशंस लिखनी है, 5-6 लाइन 7 लाइन जितना भी लिखना चाहते हो, उसके बाद एजम्पशंस आएंगी। ठीक है, एजम्पशंस 99% पूरे कार्डिनल यूटिलिटी में जितने भी टॉपिक हैं उनकी सेम है। जैसे फर्स्ट कार्डिनल यूटिलिटी, के यूटिलिटी को हम नंबरों में मेजर कर सकते हैं। कंज्यूमर इज रैशनल, मतलब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए अपना पैसा खर्च करके। दूसरा, नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हम यहाँ एज्यूम करने की कंज्यूमर की इनकम नहीं चेंज होनी चाहिए। ठीक है, और नो चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है मतलब पैसे की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी क्रिटिसिज्म हो जाएंगी जब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी है वो मैं कराऊंगा। तो अजम्पशंस की क्रिटिसिज्म है बहुत ज़्यादा। नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो सब्सिट्यूट गुड्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके केस में चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहनी चाहिए। फिर आप हेडिंग बनाओगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम टेबल प्लस डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले टेबल बना रहे हैं एक एजम्पशन पे कि हमारे पास सिर्फ 5 रुपये हैं और हमने 5 रुपये को 2 गुड्स पे खर्च करना है, गुड ए एंड गुड बी, और हर एक गुड की कीमत 1 रुपया पर केजी है। इस एजम्पशन पे ये टेबल बेस्ड है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है मनी स्पेंट, यहाँ पे गुड ए गुड बी। अब 5 रुपये खर्च करने हैं हमने, और हम अगर पहला रुपया अगर गुड 1 पे मतलब गुड ए पे खर्च करते हैं तो हमें मिलती है 10 की यूटिलिटी, और अगर यहाँ खर्च करते हैं तो उल्टा बोल गया मैं, गुड ए पे खर्च करते हैं तो 12 की यूटिलिटी मिलती है, 12 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है। और अगर गुड बी पे खर्च करते हैं तो 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है। तो मैं पहला गुड तो भाई ऑब्वियसली कहाँ पे खर्चूंगा, गुड ए के ऊपर, क्योंकि गुड ए मुझे ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करा रहा है 12 यूटिल्स की। अब आ जाता है रुपी 2, तो 2 रुपीज़ कहाँ पे खर्च करेंगे, अगर सेकेंड रुपी हम यहाँ पे खर्च करते हैं तो हमें 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है, और यहाँ पे खर्च करते हैं तो भी 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है, मगर दोनों में से किसी एक पे खर्च करना है। फर्ज करो अगर हम यहाँ खर्च करते हैं तो फिर थर्ड यूनिट हम यहाँ खर्च करेंगे, क्योंकि अगर थर्ड यूनिट यहाँ पे खर्च करेंगे दोबारा तो हमें पता है कि ज़्यादा माल खाने से डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है। तो इससे तो 8 की यूटिलिटी मिल रही है और दूसरे से कितने की मिल रही है, 10 की। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आपने सेकेंड यूनिट यहाँ खर्च किया मगर थर्ड यहाँ नहीं करोगे, थर्ड यूनिट यहाँ खर्च करोगे, तो एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। अगर आप सेकेंड यूनिट यहाँ पे खर्च करते हो तो थर्ड यूनिट यहाँ पे नहीं करोगे क्योंकि कम यूटिलिटी है, थर्ड यूनिट यहाँ पे करोगे, यहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी है। अब आ जाता है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट कहाँ पे खर्च करोगे, फोर्थ यूनिट अगर यहाँ पे खर्च करते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप फिफ्थ यूनिट नहीं खर्च कर सकते क्योंकि कम यूटिलिटी है, फिफ्थ यूनिट यहाँ खर्च करोगे। ऑन द अदर हैंड आप फोर्थ यूनिट अगर यहाँ पे खर्च करते हो तो फिफ्थ यूनिट यहाँ पे खर्च करोगे, क्योंकि यहाँ पे खर्च नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी कम है। तो कहने की बात ये है कि हमने इस सिचुएशन में क्या किया, लास्ट के 2 रुपीज़ जो हमने खर्च किए वो हमें सेम मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो अपने पैसे इस हिसाब से खर्चे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लास्ट के यूनिट से बराबर आए जो सेकंड लास्ट के यूनिट की आ रही है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे मैं बनाता हूँ प्राइस। इसको ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ ए गुड, ठीक है,
और यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ बी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी किसकी, ए की, और यहाँ लिख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी की। मान लो मैं क्वांटिटी लिख लेता हूँ 1 2 3 4, ये बराबर बराबर रखनी है 1 2 3। अब मैं यहाँ से बराबर ले लेता हूँ, ये होगी 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ पे मैं 10 बना देता हूँ 10, और इसको ऊपर ले जाके y एक्सेस यहाँ कहीं मैं 12 रख देता हूँ, और यहाँ पे भी 2 4 6, इसको रब करते हैं यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी को, यहाँ लिखते हैं 6 8, यहाँ पे लिख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी 10। अब देखिए सबसे पहला यूनिट कहाँ पे खर्च किया था, ए के ऊपर, गुड ए के ऊपर, और कितनी यूटिलिटी मिली थी 12 यूटिल्स की। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक गुड खाता हूँ इधर और 12 की यूटिलिटी मिल जाती है, तो मैं इसको और इसको मिला देता हूँ। ठीक है, और जब मैंने एक और पैसा खर्च किया और गुड ए पे एक और यूनिट खाया, तो मुझे कितने की यूटिलिटी मिली, कितने की मिली 10 की। तो मैं जाता हूँ और सेकंड यूनिट जब मैंने खर्च किया तो 10 की यूटिलिटी मिली, ये डायग्राम बन गया। थर्ड यूनिट खर्च किया तो मुझे कितने की मिली, एक और यूनिट खर्च किया जब मैंने इसके ऊपर, तो ये मिली 8 की यूटिलिटी। तो मैं पीछे जाता हूँ और थर्ड यूनिट के सामने 8 की यूटिलिटी को कर देता हूँ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब अगर इसका डायग्राम हम बनाएं तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये डायग्राम बन गया। ये किसका डायग्राम बन गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड। अब हम चलते हैं बी गुड पे, यहाँ पे हम कर लेते हैं पेन का कलर चेंज। तो बी गुड जब खा रहे हैं तो पहले वाले में कितने की है 10 की यूटिलिटी और दूसरे वाले में 8 की यूटिलिटी। तो मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट में 10 की, सेकंड में 8 की। फर्स्ट में कितने की यूटिलिटी है 10 की, और सेकंड में कितने की यूटिलिटी है 8 की। तो अब अगर इन दोनों से मैं कर्व बनाने की कोशिश करूं तो ये बन गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी। तो अब टेबल के हिसाब से हमने 3 यूनिट खर्च किए थे, किसमें 3 यूनिट्स खर्च किए थे गुड ए पे और 2 यूनिट्स खर्च किए थे गुड बी पे। अब हमने एक और चीज़ देखनी है कि जो लास्ट के गुड खर्च किए थे दोनों पे, लास्ट के 2 रुपीज़ खर्च किए थे उससे इक्वल मार्जिन यूटिलिटी आ रही है, और यहाँ पे देखते हैं कि जो लास्ट के 2 यूनिट खर्च किए थे उससे इक्वल मार्जिन यूटिलिटी आ रही है ना, इसका सेकंड और इसका जो थर्ड है वो इक्वल मार्जिन यूटिलिटी दे रहे हैं। ये चीज़ समझ आ गई। तो आपको ये चीज़ एक बार अच्छे तरीके से समझनी है कि यही इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। अब आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं इसमें एक और ऐड ऑन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके 3 की जगह 4 यूनिट खाता हूँ, 3 की जगह 4 यूनिट खाता हूँ। आपने यही डायग्राम बनाना है और इसी को एक्सप्लेन करना है, मगर मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। अगर मैं 3 की जगह 4 यूनिट खाता तो लेट मेरी ये यूटिलिटी 6 की हो जाती, और अगर 4 यूनिट यहाँ पे स्पेंड करता तो यहाँ पे तो 1 यूनिट कर पाता ना। तो उस केस में मुझे इतनी यूटिलिटी गेन होती क्योंकि ये फालतू मिला है मुझे, मगर इतनी यूटिलिटी क्या हो जाती, लॉस हो जाता इतना। अगर मुझे इतना, सिर्फ इतना सा गेन होता तो मुझे ये लॉस भी तो हो जाता ना। तो गेन इज लेस देन लॉस, तो इस केस में मुझे इक्विलिब्रियम नहीं होता। इसी वजह से मैंने 3 यूनिट इधर खर्च किए और 2 यूनिट इधर खर्च किए, ज़्यादा पंगा नहीं लिया। क्योंकि अगर मैं इस पे ज़्यादा यूनिट खर्च कर लेता तो आप यकीन मानिए वहाँ से यूटिलिटी का लॉस हो जाता, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड ही है ना, हमारे पास तो लिमिटेड पैसा ही है। हमने इसीलिए 3 यूनिट्स यहाँ खर्च किए और 2 यूनिट्स दूसरी जगह खर्च किए। अब आपने क्या करना है, आपने ऐसा आड़ा तिरछा डायग्राम मान लो बना तो लिया, मगर आपने फिर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ तरीके से। आपने ये जो डायग्राम जो बनाया है इसको थोड़ा सा छोटा करके आपने कॉपी के साइड पे इस तरीके से आपने बनाना है। मान लो इस तरीके से आपने कॉपी के साइड पे बनाया, ठीक है डायग्राम। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी यहीं पे रह गया, सिलेक्ट ही नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए। ठीक है, आपने साइड पे डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद आपने क्या करना है, डायग्राम बनाने के बाद मैं यहाँ रब कर लेता हूँ प्रॉपर, और ये चीज़ें भी रब कर लेता हूँ, बीच में हचड़ पचड़ सा हो रहा है। डायग्राम बनाने के बाद जो भी आप लिखेंगे ना वो हमेशा साइड पे लिखेंगे, ऐसे एक्सप्लेनेशन। आपने बीच बिचाले डायग्राम नहीं बनाना,
अगर बीच विचाले डायग्राम बनाते हो पेजेस को फिल करने के लिए, तो टीचर के दिमाग में आ जाएगा कि आप उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो हमेशा डायग्राम साइड पे बनाएं और साइड पे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और नेक्स्ट पार्ट जो इसका मॉडर्न स्टेटमेंट है वो करते हैं। मॉडर्न स्टेटमेंट कहती है कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की जो रेशियो है वो बराबर होनी चाहिए जितने भी गुड आप कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 डिवाइडेड बाय उसका प्राइस अगर सॉल्व करें तो मान लो 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 5 यूटिल्स। और अगर हम सेकेंड गुड की मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस डिवाइड करें, वो भी 5 यूटिल्स है, तो ही हम इक्विलिब्रियम में आएंगे। तो मॉडर्न स्टेटमेंट कहती है कि मार्जिन रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ वन गुड शुड बी इक्वल टू सेकेंड शुड बी इक्वल टू nth यूनिट। समझ के बाद जितने भी गुड हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की रेशियो सेम होनी चाहिए। इसी को मैं नेक्स्ट थोड़ा मतलब मिक्स करके लिख सकता हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक साइड तो मार्जिनल यूटिलिटी आ गया, एक साइड प्राइस आ गए। तो इसको हम आगे इंडिफरेंस कर्व में इस्तेमाल करेंगे कहीं, बस आप इस चीज़ को याद रखना। रिमेंबर लिख देता हूँ, इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को इंडिफरेंस कर्व में एक्सप्लेन करेंगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिंपल वर्ड्स में मैंने डेफिनेशन लिखी है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है और वो अपना पैसा खर्च करके पूरी तसल्ली में रहता है। तसल्ली मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में ही रहता है और वो अपने उस खर्चे में कुछ चेंज नहीं करना चाहता। खुद सोचो, अगर उसको तसल्ली नहीं है तो खर्चे में तो चेंज करेगा। वो खर्चे में चेंज सिर्फ इसी वजह से नहीं करना चाहता क्योंकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रही है। और ये सब कुछ एक गिवन टाइम पीरियड की अंदर हम मेजर करते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज और हर लिमिटेड इनकम। अपनी लिमिटेड इनकम को खर्च करके कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में रहता है एंड ही और शी हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज और हर एक्सपेंडिचर। क्योंकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली है तो वो अपने खर्चे में कोई चेंज नहीं करना चाहेगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट है एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या है इसकी? फर्स्ट एजम्पशन, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, मतलब कंज्यूमर अपना पैसा खर्च के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता हो। नेक्स्ट कार्डिनल यूटिलिटी के यूटिलिटी को नंबरों में मेजर किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड यूटिल्स में। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, एक चीज़ खाएंगे उसकी यूटिलिटी और दूसरी प्रोडक्ट खाने की यूटिलिटी आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट का मतलब है अगर अभी आपके पास पैसे हैं, चाहे आपकी तनख्वाह कम हो या ज़्यादा हो, पैसे की वैल्यू आपके लिए सेम रहेगी। और यही पॉइंट की बिगेस्ट क्रिटिसिज्म मानी जाती है जब भी हम क्रिटिसिज्म करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी का। नेक्स्ट, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। आपकी तनख्वाह भी फिक्स रहेगी और जो गुड खा रहे हो उसका प्राइस भी फिक्स रहेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेंगे और कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द प्राइजेज एंड सिचुएशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटर्मिन करना, पता लगाना। इसमें 3 केसेस डिस्कस करूंगा। पहला केस है सिंगल गुड विद वन यूज। सिंगल गुड मतलब एक ही चीज़ है और उसका एक ही इस्तेमाल है। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन का इस्तेमाल है सिर्फ लिखना। तो इस केस में अ रैशनल कंज्यूमर will consume the commodity up to a point where marginal utility of the final unit of the commodity is equal to the marginal utility of money in terms of price paid. Simple words में हमने माना था मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइस तकरीबन कांस्टेंट रहेंगे और एक जैसे ही होंगे। तो इक्विलिब्रियम तब होगा जो भी हम गुड खा रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस में बराबरी आएगी। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट गुड। इफ however he extends his consumption beyond this point, इस पॉइंट से ज़्यादा कंज्यूम करता है, then marginal utility of additional unit will be less। जो और खाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो काफ़ी गिर जाएगी और प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में उसकी सेटिस्फैक्शन पहले से कम हो जाएगी। और दूसरी सिचुएशन, इफ़ द कंज्यूमर बाइज 1 यूनिट लेस, अगर एक कम यूनिट खाता है, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी विल बी मोर। तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और जो प्राइस है वो कम रह जाएगा। तो इस केस में भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने टेबल एंड डायग्राम बनाने हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले टेबल देखते हैं। तो टेबल में क्या चीज़ है? टेबल है क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड 1 2 3 4 5, प्राइस ऑब्लिक मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट रहेंगे। प्राइस एंड ये मान लेते हैं 2 2 2 है हर एक में। मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट यूनिट खाए तो मार्जिनल यूटिलिटी थी 5 यूटिल्स की। यूटिल्स आप लिख लेना यहाँ पे, यूटिल्स। तो एक और खाएंगे तो यूटिलिटी तो पहले से कम होगी ना, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। तो हमने 2 रुपये दिए
और 5 की यूटिलिटी गेन की, तो फायदा कितने का हुआ, कंज्यूमर सरप्लस कितने का हुआ, 3 यूटिल्स का। तो इसी तरीके से जब आप सारे के सारे करते रहेंगे, एक और यूनिट का है तो 4 की यूटिलिटी, एक और यूनिट का है तो 3 यूटिल्स की यूटिलिटी, एक और यूनिट का है 2 यूटिल्स की, एक और यूनिट का है 1 यूटिल्स की, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 4th यूनिट पे होगा, क्योंकि इस पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होते हैं, प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर इसके ऊपर कंज्यूमर सरप्लस तो 0 आ रहा है, फिर यहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमम क्यों है और इस पे यूटिलिटी मैक्सिमम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सबसे ज़्यादा सरप्लस है। तो जब भी आपको प्यास लगी होती है तो आप मार्केट में गए, कोल्ड ड्रिंक पी, वैसे मैं कहता नहीं कोल्ड ड्रिंक पियो, नींबू पानी पिया या लेमन सोडा जो भी आपने वो पिया, तो पहले से आपको मज़ा तो बहुत आया, मगर आपको प्यास बुझाने के लिए 3-4 गिलास तो पीने पड़ेंगे ना, अगर बहुत प्यास लगी है। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी गिरती रहेगी। अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ से जो आप ड्राइव करते हैं और उसका प्राइस जब आपको लगने लगेगा कि बराबर आ गया है, तो आप उसके बाद कंज्यूम करना बंद कर देंगे, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आप कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी तो कम मिल रही है और प्राइस ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, और उससे एक कम कंज्यूम करेंगे आप करेंगे, अभी तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, मज़ा ज़्यादा आ रहा है और पैसे कम देने पड़ रहे हैं, तो आप एक और कंज्यूम करेंगे। तो ओवरऑल 4th यूनिट पे आपकी जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगी। तो जब भी पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपने टेबल साइड पे बना के साइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, बीच बिचाले टेबल नहीं बनाना। बीच में टेबल बना के पेज भरने की सोचोगे तो टीचर आपसे ज़्यादा चालाक है, उसके पास आपसे ज़्यादा डिग्री हैं, उसे पता लग जाएगा कि आप पेज फिल करने की कोशिश कर रहे हो। तो साइड साइड पे आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और एक्सप्लेनेशन बाहर से नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन जो आपने टेबल में बनाया है सिर्फ उसी को इंग्लिश में या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपने लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम भी हमेशा साइड पे बनाएंगे। ये होता है एक्स एक्सेस, ये होता है वाई एक्सेस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस ऑफ एक्स गुड ऑब्लिक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड। क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड थी, मान लो 1 2 3 4 5 तक लिख लेते हैं। प्राइस ऑब्लिक मार्जिनल यूटिलिटी ले लेते हैं, मान लो ये है 1, यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, 2 काफ़ी क्लोज आ गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो हमें 5 की यूटिलिटी मिली, ये पॉइंट आ गया। सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो हमें 4 की यूटिलिटी मिली, ये पॉइंट आ गया। मैं इसको रब कर देता हूँ, ओहो पूरी की पूरी एक्सेस ही रब होगी, चलो दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। और जब थर्ड यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो यूटिलिटी 3 की थी, फोर्थ यूनिट करता हूँ तो 2 की थी, और फिफ्थ यूनिट करता हूँ तो 1 की यूटिलिटी थी। एंड दूसरी तरफ अगर मैं इसको जोड़ूँ तो हमारे पास जो कर्व बनेगी वो बनेगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड कर्व। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MUX। उसके बाद हमने प्राइस तो एज्यूम किया था कि कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ 2। तो प्राइस कांस्टेंट है तो उसकी कर्व ऐसे जाएगी, प्राइस ऑफ एक्स गुड। तो जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स गुड। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये तो टेबल के हिसाब से बनाया है, साइड पे आपने एक्सप्लेनेशंस लिखते नहीं है कि एक्स एक्सिस पे ये चीज़ अवेलेबल है, वाई एक्सिस पे ये, और कर्व्स के नाम दे दिया और फिर बता दिया कि ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, MUX इज इक्वल टू PX। ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे मान लो प्राइस ऑफ एक्स ऑब्लिक मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे सीधा दे दिया जी प्राइस कांस्टेंट है इसलिए इसकी कर्व पैरेलल रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती है हमेशा इसलिए नीचे रहेगी, जहाँ पे कट करेगा वो इक्विलिब्रियम, तो दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इस पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बना देते हैं। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको टेबल को ही एकदम कॉपी करना है। तो चलिए नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है सिंगल गुड विद डिफरेंट यूजेस। गुड तो एक ही है मगर इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को जो मैंने पिछला टॉपिक डिस्कस किया है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, पहले आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करें, तो ये आपके लिए 2 मिनट का रह जाएगा, ठीक है। तो in this case the consumer will be in equilibrium when he distributes the units of a commodity in different uses in such a way that he gets equal marginal utility from each good। तो ये equal marginal utility का ही दोबारा इन्होंने कंसेप्ट डिस्कस किया गया कि कंज्यूमर कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है जिसका एक से ज़्यादा यूज़ है, एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव है। फॉर एग्जांपल मिल्क हो सकता है, ठीक है। तो मिल्क के एक से ज़्यादा इस्तेमाल है, तो हम इक्विलिब्रियम में तब आएंगे जब लास्ट यूनिट ऑफ मिल्क जो इस्तेमाल किया है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है और सेकंड लास्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बराबर होनी चाहिए। इसको मैंने टेबल और डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले अगर आप टेबल देखेंगे, ये बनाए, डायग्राम के लिए नेक्स्ट पेज है। तो टेबल में मैंने यहाँ क्वांटिटी ऑफ मिल्क ले लिया, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी और कर्ड, क्योंकि टी और कर्ड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो फर्स्ट यूनिट है
वो ऑब्वियसली मैं टी पे खर्च करूंगा क्योंकि टी पे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। सेकंड यूनिट कहाँ पे खर्च करूंगा, अगर सेकंड यहाँ पे खर्च करूंगा और थर्ड मैं यहाँ पे तो नहीं खर्च कर सकता ना, थर्ड यहीं पे खर्च करूंगा क्योंकि यहाँ पे तो कम यूटिलिटी है और यहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी है। तो आप चाहे सेकेंड यूनिट यहाँ खर्च कर लें या इस जगह खर्च कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड नहीं मतलब फोर्थ हमेशा दूसरी तरफ ही खर्च होगा। तो सेकंड अगर हमने यहाँ खर्च किया तो थर्ड यहीं खर्च होगा क्योंकि यहाँ तो उतनी यूटिलिटी मिल रही है ना। तो फोर्थ यूनिट कहाँ खर्च करेंगे, इन दोनों में से किसी भी जगह। लेट फोर्थ यूनिट हमने यहाँ खर्च कर लिया, यहाँ पे भी खर्च कर सकते थे। और अगर फिफ्थ यूनिट खर्च करेंगे तो यहाँ खर्च करेंगे, अगर फोर्थ यहाँ करते फिफ्थ यहाँ पे करते। तो कहने की बात ये है कि लास्ट के 2 यूनिट्स खर्च के सेम यूटिलिटी आ रही है ना, तभी इक्विलिब्रियम माना जाएगा। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी भी एक चीज़ का एक से ज़्यादा इस्तेमाल है, तो उस केस में जो लास्ट के 2 यूनिट्स हैं, लास्ट 2 यूनिट्स वो आपको सेम मार्जिनल यूटिलिटी देते हैं, तो आप इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, इसको ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं लिखूंगा, बुक्स में तो बहुत घुमा फिरा के लिखा हुआ है, तो इसीलिए तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। ठीक है, बुक्स पढ़ो, बुक्स अच्छी हैं, मगर बुक्स में बहुत ज़्यादा मतलब समझाने की बजाय दे एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए एक इसका डायग्राम बनाते हैं। तो मैं एक इस तरीके का डायग्राम बना देता हूँ क्योंकि अगला टॉपिक भी सिमिलर टाइप ही है, उसमें भी डायग्राम में कन्फ्यूजन हो जाएगी। वाई एक्सिस पे मैंने लिख दिया यूटिलिटी और एक्स एक्सिस में मैंने लिखा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क QM फॉर टी। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी ऑफ मिल्क फॉर कर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ 1 2 3 4 तक। यहाँ पे भी बराबर 1 2 3, ये बराबर नहीं बने, बराबर बना लेना वैसे आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 4 6 8 एंड 10। तो अब देखते हैं टी पे चलते हैं। टी पे हमने 3 यूनिट खर्च किए थे और इसमें 10 8 6 की यूटिलिटी मिली। तो चलते हैं बैक हो गया ये, तो आगे चलते हैं। और सबसे पहला यूनिट कंज्यूम किया तो 10 की यूटिलिटी। ये सीधा बना लेना, मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है फिर भी हाथ से बना रहा हूँ, तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करता हूँ। ओह ऐसा होता रहता है यार, पता नहीं क्यों होता रहता है। ठीक है, सारा की सारी एक्सिस ही उड़ गई। तो अगर मैं 1 करता हूँ तो 1 यहाँ से और यहाँ से मिल गई। चलो टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहने दो, इससे अच्छा कि उड़ी जाए। तो इन तीनों को हमने मिलाया। फर्स्ट यूनिट तो 10 की यूटिलिटी, सेकंड यूनिट तो 8 की यूटिलिटी, थर्ड तो 6 की। तो अगर इसमें से मैं कोई डायग्राम बनाता हूँ तो कर्व चेंज कर लेते हैं। तो कर्व ज़रूरी नहीं कि लीनियर हो, नॉन लीनियर भी हो सकती है। तो ये कर्व बन गई है इस तरीके से, ये बन गई मार्जिनल यूटिलिटी फॉर टी। तो अब बनाते हैं कर्ड की। अगर कर्ड पे पहला यूनिट खर्च किया आपने तो आपकी यूटिलिटी कितने की थी, 8 की। ठीक है, यहाँ देख लो 8 की यूटिलिटी थी। सेकंड खर्च किया तो 6 की यूटिलिटी थी। तो एक और खर्च करेंगे तो 6 की यूटिलिटी ऐसे बन जाएगी। तो अगर मैं इसमें कोई कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ तो 2 पॉइंट से तो कर्व सेम ही बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये बन गई मार्जिनल यूटिलिटी फॉर कर्ड। तो हम इक्विलिब्रियम में क्यों हैं, क्योंकि यहाँ से लास्ट यूनिट और यहाँ से लास्ट यूनिट अगर चलते हैं तो ये सेम मार्जिनल यूटिलिटी नहीं दे रहे। तो यही तो हमारा कंडीशन थी कि जो भी हम लास्ट के 2 यूनिट खर्च करें उससे हमारी सेम मार्जिनल यूटिलिटी आए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर आपने क्या करना है, इस डायग्राम को बना के साइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है, ताकि देखने में काफ़ी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे, वो है सेवरल कमोडिटीज़। सेवरल कमोडिटीज़ में क्या होता है कि हमारे पास एक लिमिटेड इनकम होती है। ठीक है, मान लो हमारे पास लिमिटेड रुपी है, 5 रुपी स्पेंड करने हमने, और हमने 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटीज़ के ऊपर खर्च करने। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस केस में तब होगा जब लास्ट के 2 रुपीज़ खर्च करके मैक्सिमम यूटिलिटी मतलब सेम यूटिलिटी मिले। इस केस में मैं आपको पहले ही लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बता चुका हूं कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो इसमें भी हम वही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट में आपने क्या करना है, फर्स्ट यूनिट आप 12 पे खर्च करोगे, सेकंड यहाँ पे भी खर्च कर सकते हो, यहाँ पे भी खर्च कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड यहाँ नहीं खर्च करोगे, इस तरफ खर्च करोगे। फोर्थ और फिफ्थ जहाँ मर्जी खर्च करो, लास्ट के 2 से तो सेम यूटिलिटी हो रही है। तो इसमें डायग्राम आप सेम बनाओगे जो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में आपको बताया है। तो उस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की वीडियो पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में लिंक के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उल्टा बोल गया,
ठीक है। तो इसमें भी जो डायग्राम है वो इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि मैंने पीछे भी बनाया हुआ है, तो मैं वही बता देता हूँ कि 3 यूनिट्स एक के खर्च होंगे और 2 यूनिट्स जो हैं वो दूसरे के खर्च होंगे। तो इसका लास्ट और इसका लास्ट आपको सेम यूटिलिटी देगा, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी इसमें भी बन सकता है, जैसे मैंने पिछला डायग्राम बनाया कि 3 यहाँ खर्च किए और 2 यहाँ खर्च किए, इस तरीके का भी बन सकता है। कई बुक्स में इस तरीके का भी डायग्राम दिया है कि यहाँ से 3 खर्च किए और यहाँ से 2 खर्च किए, तो उन्होंने यहाँ से 3 यूनिट चलाए होते हैं और यहाँ से दूसरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन चला के 2 चलाए होते हैं। तो ये भी है, 3 तरीके के डायग्राम से, मगर ये और ये डायग्राम ईजी है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और इस टॉपिक को देखने से पहले अगर आपने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं देखा तो ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। साथ कार्डिनल यूटिलिटी का आखिरी टॉपिक करने जा रहा हूँ, जो कि है क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। अगर आपको पीछे जितने भी टॉपिक किए हुए हैं मैंने कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, अगर आपको उनका क्रिटिसिज्म डिस्कस करना है तो तकरीबन मिलता जुलता है, इसलिए मैंने उनमें क्रिटिसिज्म बोल बोल के टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने कहा एक ही बार सबके क्रिटिसिज्म मैं कर दूंगा। तो सबसे पहले इसको क्रिटिसाइज करने वाले थे हिक्स, जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व वगैरह दी है, प्रेटो जिन्होंने अपनी प्रेटो ऑप्टिमैलिटी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की थ्योरीज दी हैं, और एजवर्थ जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व को बुरे तरीके से फॉलो किया और अपना एजवर्थ बॉक्स के थीसिस दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। तो ये जो थ्योरी है ये कहती है जो यूटिलिटी है वो हर एक की जो अपनी अपनी नहीं है, यूटिलिटी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बेसिकली यूटिलिटी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। एक पर्टिकुलर इंसान को किसी चीज़ से यूटिलिटी मिल रही है और क्या पता दूसरे इंसान को उससे यूटिलिटी ना मिल रही हो। तो यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि यूटिलिटी इज़ कार्डिनल, जो इन्होंने कहा हुआ है, बट असल ज़िंदगी में यूटिलिटी इज़ नॉट कार्डिनल। हमें कैसे पता लगेगा, हमने समोसा खाया या हमने कोई कोल्ड ड्रिंक पी तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली, हमें नहीं पता लग सकता कि नंबरों में कितनी यूटिलिटी मिली। अब इंसान के फेस पे या फिर इंसान के मुंह पे कोई मीटर तो लगा नहीं कि जैसे ही हमने कोई चीज़ कंज्यूम की मीटर में नंबर आ गया, ठीक है। तो यूटिलिटी कार्डिनल नहीं हो सकती। नेक्स्ट, एवरी कमोडिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट कमोडिटी। ये एनालिसिस ये मान के चलते हैं कि अगर आपने एक चीज़ कंज्यूम की और फिर दूसरी चीज़ कंज्यूम की तो एक की यूटिलिटी दूसरे चीज़ की यूटिलिटी को असर नहीं करेगी, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक चीज़ खा ली, आपका मन भर गया, तो आपको दूसरी चीज़ खा के वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका पेट पहले ही भर चुका है। नेक्स्ट आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशंस। मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि एक और यूनिट कंज्यूम करके आपको कितनी सेटिस्फैक्शन में जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया वही मार्जिनल यूटिलिटी होती है। मगर आप दिमाग से सोचें, आपने फ्रिज लिया और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी देखनी है तो अगला फ्रिज तो 10 साल बाद लोगे या 5 साल बाद लोगे, तो वेट थोड़ा ना करोगे। आपने कार ली, अगली कार पता नहीं आप कब लोगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट। पूरी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में ये एज्यूम किया गया कि मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब जो पैसे की वैल्यू है आपके लिए वो कांस्टेंट रहती है। मगर असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। जब भी आपकी इनकम बढ़ जाती है या आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिर जाती है। इसलिए जब भी आपके पास पैसे ज़्यादा आते हैं तो आप फालतू में खर्चे पे खर्चे, क्योंकि पैसे की यूटिलिटी होती नहीं, आप ऐसे पैसे को उड़ाना शुरू कर देते हो। और दूसरी तरफ जब आपके पास पैसा कम रह जाता है, इनकम गिर जाती है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हाई हो जाती है। तो जब भी आपके पास कम पैसे रह जाते हैं तो आप बहुत पैसे को वैल्यू देते हो और पैसे को सोच समझ के खर्च करते हो। मगर ये थ्योरी मानती है कि भाई पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि होता है। नेक्स्ट, टू मैनी अजम्पशंस। इस थ्योरी में इतनी ज़्यादा अजम्पशन ले लिए हैं कि थ्योरी एकदम मिक्स हो गई, कन्फ्यूज हो गई है। नेक्स्ट है नो डिवीजन ऑफ प्राइस इफेक्ट बिटवीन द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इस थ्योरी ने प्राइस इफेक्ट को डिवाइड नहीं किया बिटवीन इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये कहाँ पे डिवाइड किया है, ये डिवाइड किया है इंडिफरेंस कर्व के अंदर। इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस जे.आर. हिक्स ने दिए थे, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं थे कार्डिनल यूटिलिटी से, तो उसमें उन्होंने प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में तोड़ के बताया हुआ है। स्कूल लेवल पे ये नहीं आता, कॉलेज लेवल पे आता है कि प्राइस इफेक्ट इज अ कम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज अ कंप्यूटर। इस थ्योरी में ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर जो भी खा रहा है या कंज्यूम कर रहा है, उसके जो भी पूरा का पूरा डेटाज हैं वो सब अपने दिमाग में रख के चल रहा है, जो कि कंज्यूमर को एक कंप्यूटर की तरह लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात है। कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांट रिमेन सेम। ये थ्योरी मान के चलती है कि कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेंगे, जो असल ज़िंदगी में कांस्टेंट नहीं रहते। आपको पता है टाइम एंड सिचुएशन से जो आपके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं।